ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई आपको। देखो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूस डाटा, सिमेट्रिकल डाटा, n is large, area will always give you the probability, एरिया लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल, ये भी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ, देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नंबर 1 फॉरवर्ड वर्किंग वाले, नंबर 2 रिवर्स वाले, नंबर 1 बायनॉमियल टू नॉर्मल। ठीक है, नंबर 1 में आप क्या करोगे, सारे काम सीखोगे पहले, है ना, वो आपने कर लिए। अब वो करने के बाद एग्जामिनर आपसे उल्टे सवाल भी पूछेगा ना रिवर्स में, वो भी बड़ा जरा एहतियात से निकालने होते हैं। नंबर 3 बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कन्वर्जन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को याद है या भूल गए, बताओ जरा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती थी। हाँ भाई चैट में आंसर करो, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती थी। आप कहते हैं एन आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स वेयर सक्सेस एंड फेलियर साथ चलता था, याद है। अच्छा, अब फॉरवर्ड वर्किंग कैसे करते हैं, देखो आपको डाटा गिवन होता है, आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, जी वैल्यू निकालते हो, जी टेबल यूज करते हो, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, और प्रोबेबली फाइंड कर लेते हो अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन। ये सम कंडीशंस का जो वर्ड है ना, बस ये हमें बड़ा एहतियात से करना पड़ता है। फॉर्मूला क्या है जी फाइंड करने का, जी फाइंड करने के लिए एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अच्छा इससे आपको फायदा होता है, इससे आपके पास फाई जी करके आता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। इससे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग निकल के आ जाती है, जिसकी भी आप निकाल रहे हो तो। अच्छा, अब इसमें कुछ केसेस होते हैं, देखो पहले हम ये इसके बारे में डिस्कशन कर लें। तो देखो जी का फॉर्मूला आपको गिवन होगा, या आप जी का फॉर्मूला याद करके चले जाओ। म्यू मीन, दिस सिंबल इज फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू, जी आपकी वैल्यू ऑफ एरिया। Table will always provide you the value of the left side, or you can say the probability. अच्छा, अब देखो मिड में इस बेल शेप्ड कर्व में ये जो वैल्यू होती है, ये म्यू की होती है, एवरेज वैल्यू। जी इधर जीरो होता है हमेशा, राइट पे जी इंफिनिटली एक्सटेंड हो सकता है, लेफ्ट पे जी नेगेटिवली इंफिनिटली एक्सटेंड हो सकता है, या पॉजिटिवली या नेगेटिवली। अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके पास 1 होगी। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आपका टेबल फर्स्ट करो, ये जी की वैल्यू मैं यूज कर रहा हूं, मुझे ये राइट वाला आंसर चाहिए, लेकिन टेबल तो लेफ्ट वाला आंसर करता है, तो कैसे निकालूंगा मैं ये वाला एरिया। चैट पे एक्टिव रहो बेटा, चैट पे एक्टिव रह के मुझे, हाउ टू फाइंड दिस एरिया। 1 माइनस लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी, परफेक्ट, सही है, याद है आप लोगों को। तो अभी एक एग्जांपल की थी हम लोगों ने, देखो हमने मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन यूज किया था, x20 यूज किया था हमने, z फाइंड कर लिया था, z की वैल्यू 2 आ गई थी, हमने वही x वाला साइन z के साथ यूज कर लिया। अच्छा, अब हमने अपने बेल शेप्ड कर्व को ड्रॉ किया, 2 वाली वैल्यू आपने मार्क करी, आपको पता है 0 के बाद आती है 2 की वैल्यू। अब 2 की वैल्यू मार्क करने के बाद आपको पता है ग्रेटर देन का एरिया राइट साइड होता है, लेकिन जब आप टेबल यूज करोगे, टेबल तो आपको लेफ्ट साइड की वैल्यू देगा, है ना, टेबल तो आपको लेफ्ट साइड का आंसर निकाल कर देगा। तो आप क्या करोगे, जब लेफ्ट साइड का आंसर फाइंड कर लोगे, 1 में से उसको माइनस कर कर आप प्रोबेबिलिटी अपनी रिमेनिंग वाली बता दोगे, राइट वाली जो है। अभी वैसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसमें प्रॉपर तरीके से हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके कुछ, ये टेबल होता है पूरा, देखो इस टेबल को भी हम देखेंगे। अब इसके कुछ केसेस हैं। नंबर 1 केसेस क्या है, मैं तो कहता हूँ वही रीडिंग वाला तरीका है।
आपको रीडिंग आनी चाहिए इसकी। देखो, एक है लेस देन 0.44। अब आपको पता है लेस देन में एरिया मोस्टली लेस देन के अंदर एरिया लेफ्ट साइड का लगता है, ग्रेटर देन के अंदर राइट साइड का लगता है ना? ये तो आपको बात याद रहेगी। लेस देन पे लेफ्ट साइड का, ग्रेटर देन पे राइट साइड का। अच्छा, अब जी लेस देन 0.44 है, ये जी डायरेक्ट गिवन है आपको, जी निकालने की जरूरत नहीं है। एक्स होता तो जी निकालना पड़ता आपको। अब आप क्या करोगे? 0.44 जाके टेबल से चेक करोगे। कैसे चेक करोगे भाई? देखो, आपने देखा भाई 0.4 ये है, फर्दर 4 ये होगा तो 0.44 हो जाएगा। अब इस पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.6700। अच्छा, अब मुझे क्या लेफ्ट साइड वाली वैल्यू चाहिए थी इसके लिए? यस और नो? हाँ भाई, क्या मुझे इसके लिए लेफ्ट साइड वाली वैल्यू चाहिए? यस और नो में आंसर कर दो। यस तो मैं वो आंसर डायरेक्ट छाप दूंगा 0.67। अगर मुझे राइट साइड वाली वैल्यू चाहिए होती फिर क्या करता मैं ये बार बार बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपके माइंड में बैठ जाए ये बात ना, भूलो नहीं आप इसको। क्लियर? 1 में से माइनस करके लिख दूंगा मैं। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे भी वही सेम सेम चीज है। यहाँ पे अब देखो वैल्यू क्या आती है, आंसर क्या आता है, मैटर नहीं करता, अभी उसको आप छोड़ दो। अभी सिंपल सा बताओ, आपको लेफ्ट साइड वाली वैल्यू चाहिए या राइट साइड वाली चाहिए इसके अंदर? हाँ बेटा, आंसर करो। आपको राइट साइड वाली वैल्यू चाहिए, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू चाहिए? एक मिनट में जरा दो बच्चों को ऐड कर लूं। चलो, अच्छा, अब इसको चीट करने का तरीका देखो, ये आपने 0.2 से वैल्यू चेक करी, क्या नंबर है हमारे पास? 0.236 है ना? देखो, 0.2 पिक किया आपने, 3 पिक किया, एक ये वैल्यू आ गई आपके पास पहले, आपने ये ऑब्टेन कर लिया। अच्छा, अब 6 का नंबर भी एंड में, तो अब 6 वाला ऐड होता है इसके साथ, तो 6 के साथ जो इस लाइन में नंबर आ रहा है दैट इज 23। आपने वो नंबर ऐड करा, कॉर्नर पे नंबर्स ऐड कर दिया करो, 0.5933 आपके पास हो जाएगा आंसर। ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल में अब जरा इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे जरा तेज। ठीक है? ग्रेटर देन में आप कौन सा एरिया चूज करोगे? बस ये बात करेंगे हम, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे अब। राइट साइड वाला, लेकिन राइट साइड का आंसर तो मिलता ही नहीं है आपको। आपको तो टेबल लेफ्ट साइड का आंसर देता है, तो फिर आपको इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, है ना? 1 में से माइनस करके जरूर लिखना पड़ेगा आपको इसमें। तो ग्रेटर देन में इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। आ जाओ। अच्छा, ग्रेटर देन नेगेटिव में जरा एहतियात करना, नेगेटिव वाला आपको थोड़ा सा तंग करेगा। अब देखो बेटा, टेक्निकली स्पीकिंग इधर ग्रेटर का मतलब क्या है? ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू। जब भी वो ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू वाला सवाल देगा, आपको लेस देन वाला आंसर करना पड़ेगा। जब भी वो लेस देन नेगेटिव वाली वैल्यू का सवाल देगा, आपको ग्रेटर देन वाला आंसर करना पड़ेगा। ये बात सही है या गलत है? पहले इसके बारे में बताओ।
क्योंकि कहीं पे भी बॉक्स के अंदर आपको माइनस की वैल्यू नजर आ रही है, इस डब्बे के अंदर कहीं पे भी माइनस वाली वैल्यू है? मुझे तो नजर नहीं आ रही, अगर आपको आ रही है तो बता दो। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ना आपको एक बात क्लियर रखनी है। आप अपनी डायग्राम को फ्लिप मारोगे, देखो ग्रेटर वाला एरिया है। जब आप अपने डायग्राम को फ्लिप करोगे, सिमेट्रिकल डाटा है, लेफ्ट साइड पे भी वही होगा। बस फायदा क्या होगा, आपकी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, अगर ग्रेटर देन -1 है तो मुझे लेस देन 1 का आंसर करना पड़ेगा। सोचो, अगर ग्रेटर देन -1 है तो मुझे लेस देन 1 का आंसर करना पड़ेगा। ये बात सही है, गलत है? है ना, -1 अपनी जगह स्विच मारेगा, उसका ग्रेटर वाला एरिया लेफ्ट वाले एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। लेफ्ट वाला लेस का होता है, ऐसी है। अच्छा, लेस देन माइनस वाला होगा, आपको पता है लेफ्ट वाला एरिया होगा, फ्लिप मारोगे वो राइट पे चला जाएगा, ऐसी हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको एक इजी हैक बता दिया इसका, चाहो तो आप ये लिख लो। अच्छा, ये सेपरेट वैल्यूज के अंदर वर्किंग है, मिक्स मत कर देना। अभी जब दो वैल्यूज साथ आती हैं, आप लोग मिक्स करना शुरू कर देते हो ना, इसमें मिक्स नहीं कर देना इसको। चलो मूविंग ऑन। अब ये वाले डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अब इनइक्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो रेंज फॉर्म में जो होती है, अब देखो बेटा, ये है 0.13 और ये है 0.79, है ना। अब आपको ये पता है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन टू वैल्यूज है ना, एरिया बाउंड हो गया अब इन दो वैल्यूज के बीच में। अच्छा, अब 0.13 का एरिया तो ये रहा, लेफ्ट साइड वाला आएगा। 0.79 का जो एरिया आएगा वो भी लेफ्ट साइड वाला आएगा ये। अब ब्लैक वाला एरिया कैसे निकालोगे आप? दोनों की वैल्यूज तो टेबल से निकल आएगी, टेबल से फाइंड कर ली जा सकती। हाँ, हारिस किया था, मैं क्विक रिव्यू देके फिर क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा, इसलिए तो मैं इतना डिटेल में नहीं करा रही। क्विक रिव्यू देके फिर मैं जा रहा हूँ क्वेश्चंस की तरफ, ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए ना। क्वेश्चंस में कराऊंगा वो फ्रेश नहीं होगा तो फिर क्लैरिटी नहीं आएगी इसके अंदर, है ना बेटा। अब आप क्या करोगे, एक की वैल्यू निकालोगे, दूसरे की वैल्यू निकालोगे, दोनों का डिफरेंस निकाल के बता दोगे, तो दोनों का डिफरेंस आपका मिड वाला एरिया आंसर कर देगा, वही आपकी प्रोबेबिलिटी बन के आ जाएगी। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, देखो एक तो ये वाला, तो ये भी इजी है। देखो, अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, यू कैन फ्लिप द डायग्राम। डायग्राम फ्लिप करोगे, वही केस सिनेरियो बन जाएगा, फिर आप वैसे ही आंसर कर दोगे जैसे आप करते हो, है ना। ये भी इजी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, आप डायग्राम को फ्लिप करो, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, दोनों के लेफ्ट साइड के आंसर्स आएंगे, दोनों के आंसर्स माइनस होंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? इजी वाली चीज है, इसमें इतना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है ये आपका। अच्छा, अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो, इसमें एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। अगर मैंने फ्लिप करना शुरू किया इनको, तो -0.22 तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0.47 के साथ क्या हो जाएगा, सोचिए। सोचें क्या होगा, वो टेबल का आंसर ही नहीं मिलेगा आपको, टेबल में से वैल्यू नहीं आएगी। अब एक बात सोचो, मैं अगर ये थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी कर लूं, देखो कि यार मुझे ना ये वाली वैल्यू मिल जाए,
फिर मैं 0.47 वाले की पूरी प्रोबेबिलिटी में से जब माइनस करूंगा इसको, तो मेरा रेड वाला आंसर आ जाएगा, यस और नो? जब मैं इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी से इसको उड़ाऊंगा, देखो। तो ये स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई करनी है। देखो, अब सबसे पहले 0.47 परफेक्ट अपनी जगह पे, उसको छेड़ना ही नहीं है आपने, छेड़ो ही नहीं उसको। देखो, अब सबसे पहले आ जाओ इस पे, -0.22 वाले पे। देखो, मुझे चाहिए लेफ्ट वाला एरिया, मैं डायग्राम को करूंगा फ्लिप, वो एरिया आ जाएगा राइट पे। अच्छा, अब राइट एरिया तो कभी भी डायग्राम देती नहीं आपकी, आपको तो मिलेगा आंसर लेफ्ट साइड वाला ही, येलो वाला ये। तो आप इस वैल्यू को 1 में से क्या कर लो, माइनस कर दो। फर्दर 0.47 वाली वैल्यू में से भी रिमेनिंग आंसर को माइनस कर दो। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सो आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है ना, वो निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसमें आपने जितनी बेसिक सीखी है, उसको आप अप्लाई करते रहो, आपके आंसर्स आते रहेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, 8 तरह के इसके कॉन्सेप्ट्स थे छोटे से एग्जाम्पल्स के कॉन्सेप्ट्स, तो आप वही 2-3 बेसिक ही रखो अपने माइंड में, कि लेफ्ट साइड वाला एरिया, राइट साइड वाला एरिया, बाउंडेड एरिया, फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वाला एरिया। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, आपके क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व होते रहेंगे। चले बेटा, अब आगे चले। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन विजिबल है तुम लोगों को? छोटा सा लिखा हुआ है थोड़ा, मैं रीड कर लेता हूँ, मेरे साथ साथ देख लो। द टाइम इन मिनट्स टेकन बाय पीटर टू वॉक टू द शॉप एंड बाय अ न्यूज़पेपर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with the mean 9.5 and standard deviation 1.3. Find the probability that on a random day Peter takes longer than 10.2 minutes. ठीक है, अब आप बताओ 10.2 जो वैल्यू है वो किस वेरिएबल की वैल्यू है? जी की तो निकालनी होगी हारिस, जी तो निकालना होगा ना, जी तो फाइंड करना होता है ना, जी तो आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा जी। आज उसने कहा लॉन्गर देन है ना, ग्रेटर देन आ जाएगा एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। सो जी ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू है ये रिक्वायर्ड। स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है? 1.3 स्क्वायर लिखा हुआ, तो 1.3 स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है यहाँ पे। वो अच्छी चीज़ है, उसने 1.3 का स्क्वायर हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, वरना 1.3 का अगर स्क्वायर होता तो रूट लेना पड़ता आपको इसका। अब बताओ म्यू कितना है? 9.5। जी की वैल्यू बताओ जरा कितनी आती है, जी कितना आ जाता है? हाँ भाई, जी बताइए कितना आता है? कैलकुलेटर से निकालो, जी निकाल के बताओ जरा कितना आता है? 0.538, 0.53846, 3 डेसिमल तक काफ़ी है। 0.538 है ना, 3 तक काफ़ी है।
अच्छा, अब ये वैल्यू पहले एक बनाओ डायग्राम, फिर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी चाहिए, किस तरफ की चाहिए, कहाँ की मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, वो सारी कहानी बाद में। 0.538 यहाँ बनेगा। मुझे चाहिए राइट वाला आंसर। टेबल मुझे कहाँ का आंसर देगा? तो मैं ये कह सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z कर दीजिए। हाँ भाई, बोल सकते हैं ये बात? तो कर लो, आ जाओ, ढूंढते हैं। कैलकुलेटर से निकाल लो, तुम लोगों को निकालना है तो। कुछ बच्चों को मोड यूज करना आता है, वो यूज कर लो। जिनको नहीं आता वो फिर देख लो। तुम्हारा साइंटिफिक में कैलकुलेटर का मोड अलग होगा, मेरे पास अलग है, इसलिए मैं वो यूज ही नहीं कर रहा अभी। इसमें ना इसमें डिजिटली नेम्स दिए हुए होते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। 0.538। अच्छा, वो एक्यूरेट आंसर आएगा हमारा, थोड़ी सी गड़बड़ आ सकती है क्योंकि हमने वैल्यू वाली ली हुई है ना। हमने एंड में राउंड ऑफ किया था उसको। तुम लोग अगर एग्जैक्ट यूज करोगे तो वो एग्जैक्ट दे देगा। मैं वैसे तुम्हें बता दूंगा कैसे मिलता है कैलकुलेटर पे वो। ये हो गया 0.7019 प्लस 0.0027। तो 1 माइनस 0.7046। 2952 दफा क्या आ रही है मेरी? 4 आ रही है, खैर। हाँ सही है, चलता है। नॉर्मल पीडी से चेक करो। नॉर्मल पीडी से निकल आएगी, नॉर्मल पीडी पे निकल आती है। एक बार मैं देखता हूँ, रुको। इसमें मैं असल में ज़्यादा कैलकुलेटर पे यूज़ बड़े टाइम से किया नहीं, मुझे इसलिए देखना पड़ेगा। तो टेबल से ही देख के बता देते हैं। मोड स्टैटिस्टिक्स, इनपुटिंग डाटा, यहाँ आएगी डिस्ट्रीब्यूशन, पीटी 0.538। यार ये 7047, हमारी 46 आई थी। 0.296। नहीं नहीं, दफा सही है तुम्हारा, तुमने कैलकुलेटर से निकाला तो सही है। चलो यूज़ करते रहते हैं इसको, साथ साथ लेके चलते हैं। जो अब वो कैलकुलेटर यूज़ करना तो कर लो। मोड ढूंढ लो, तुम लोगों को मोड मिल जाएगा। ये ढूंढ लो पहले स्टैटिस्टिक्स वाले में जाके। मेरे पास कैलकुलेटर करीब में एक मिनट को रखा हुआ, तो मैं देखता हूँ तुम लोगों वाला कौन सा होगा। एक मिनट, कैलकुलेटर कैलकुलेटर तो अभी मेरे पास नहीं रखा हुआ। चलो, अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो। इफ मीन इज 36 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज 12, पी एक्स ग्रेटर देन 38। तो आप पहले काम करो, जी निकालो। 38 माइनस 36 अपॉन 12। जी इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? 2/12, 0.6। नहीं, ये आ रहा है 0.17, है ना? 166, 0.17 आ गई। 167 कर दो। हाँ चलो, ये कर लो, ऐसे कर लो। आप इसकी डायग्राम बना लो। 0.167, फिर वही राइट वाला। अब 0.167। उसको क्या हो गया? क्या वैल्यू आई? टेबल यूज करें, आ जाओ, टेबल यूज कर लेते हैं। 0.1 6
और 7 है ना, ये है ना, ये आ गई 0.16 पे, 7 पे आ गया 28, तो तुम प्लस कर दो 0.5636 में 0.0028, 5664, इसमें कितनी आ रही थी, है 5664 आ रही है ना हमारी, इसमें कितनी दे रहा था ये, तकरीबन वो ये 5663 है, एक आध नंबर का फर्क होता है, इतना नंबर का फर्क नहीं है। अच्छा, अब 1 में से माइनस कर दो 0.5664, 1 माइनस 0.5664, 0.4336। ठीक है हारिस, सर हाउ डू यू यूज द फंक्शन ऑन द कैलकुलेटर, हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, कैलकुलेटर का मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं जब मिलोगे ना मुझसे मैं कैलकुलेटर का बता दूंगा। शायन जिंदा हो या हुर, इधर हो या नहीं हो शायन? अब्दुल अजीज कुछ प्रेजेंट नहीं करो, मसला हो जाएगा मसला, मेरी स्क्रीन ख़राब कर दी है ना, अब मुझे अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्क्रीन ऑफ, माइक्रोफोन ऑफ, वीडियो ऑफ। शायन नहीं है, शायन के लग रहा है इंटरनेट ख़राब है। चलो नेक्स्ट, अब ये पासवर्ड का क्वेश्चन है, ज़रा पढ़ो, मुझे ज़रा बताओ इसमें ये जो वैल्यू गिवन है ये स्टैंडर्ड डिविएशन की है, स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर की है, सोच के जवाब देना। 19.1 फॉरवर्ड वर्किंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये सारे भी। द डेली मिनिमम टेम्परेचर in degree Celsius in January in Ottawa is a random variable with distribution normal. Minus 15.1 is the mean, 62.0 is the square of standard deviation. हाँ भाई, ये सर सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, पहले ये बताओ। ठीक है, तो ये कनाडा का टेम्परेचर है, वहाँ पे ऐसे ही रहता है, मीन टेम्परेचर लिखा हुआ है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन डे इन जनवरी इन ऑटोवा हैज अ मिनिमम टेम्परेचर अबव जीरो। अबव जीरो का मतलब मुझे रैंडम वेरिएबल क्या लेना पड़ेगा उसका, वो जो हम एक्स के लिए लिखते थे। ही इज आस्किंग फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो आप जी ग्रेटर देन रख दो। म्यू कितना है, -15.1, सॉरी एक्स जीरो है, स्टैंडर्ड डिविएशन होगी आपकी √62। अब जी की वैल्यू जरा बताओ कितनी आती है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, इस बार उसने यहाँ पे लिख कर दिया है 62, तो ये स्क्वायर करने के बाद दिया है, सही है, तो आप इससे अंडर रूट करोगे। अब बताओ इसका अंडर रूट क्या है। 0 minus 15.1 divided by √62, 1.92 लगा देते हैं, चलो एक्यूरेसी लानी है तो चलो 1.918 कर लेते हैं। सही है, अब डायग्राम बना लो इसकी, बेल शेप्ड कर्व।
ग्रेटर वाला चाहिए ना, लेसर वाला निकाल दो 1 में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.918 निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। आ जाओ 1.918, 1.918 है ना, ये आ गई आपकी वैल्यू। तो 0.9719 में 0.0006 प्लस कर दो। कितनी आ रही है? जीरो पॉइंट 9719 में 0.0006, 9725 आ रही है। ठीक है, अब 1 में से उड़ा दो उसको। ज़्यादा ले लिया मैंने, कोई नहीं लिया तो सही है। 1.918, 1.9180 तो लिया। इट इज 0.003, 3 नंबर है। 3 क्यों होगा? एक ऊपर है, ऊपर ले लिया मैंने, रुको। टेढ़ी लाइन बन गई क्या? 5 आ रहा है, 5। ये देखो, अच्छा 5 है, ठीक है, कर लो कर लो। ज़्यादा कोई फर्क तो नहीं आएगा, एक नंबर का ही फर्क आएगा। कितना आ रहा है तो देखो, 0.9719 प्लस 0.005, 9724, एक ही नंबर का फर्क आया। इतना तो चलता है एक्यूरेसी के अंदर। क्या वैल्यू आ रही है इधर बताओ? हाँ, ज़्यादा फर्क होता तो फिर मसला आ जाता। 0.0276। असल में टेबल बहुत छोटा बना हुआ है ना, वो कनेक्ट करने में प्रॉब्लम करता है। पेपर में तो बड़ा आएगा, तुम्हारे पास काफ़ी है। चलो, अब जरा ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे एक दफ़ा? ट्राई करो जरा ये वाला, जल्दी से ट्राई करके बताओ। टेबल जूम इन करना होगा, मैं जूम इन कर दूंगा आपके लिए। अभी इसमें रेंज वाला सवाल भी आएगा। ये लो आयशा, क्या देखना है? कोई एरर है क्वेश्चन के अंदर? ठीक है, कर लो, नोट कर लो। चलो, अब जरा ये वाला करो।
हाँ भाई, इसका क्या आंसर आता है बताओ? जी कितना आ रहा है जी? चलो 053 ले लेते हैं। अच्छा, अब आपको पता है माइनस वाली वैल्यू क्या करना पड़ेगा आपको? है ना, फ्लिप कर दो। मैंने आपको ऐसे ही बताया था, ग्रेटर देन बोलेगा तो लेस देन का आंसर कर दिया करो। नेगेटिव के अंदर। अब्दुल अजीज मैं बता दूंगा, देखो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके ना तुम्हें बता दूंगा उसमें। तुम्हें स्टैट्स के मोड में जाना पड़ेगा, वहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मोड में जाना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या वैल्यू आ रही है? 0.8531। 0.8538। चलो अब ये वाला कॉपी कर लो, फिर मैं आगे चलूंगा नेक्स्ट। चलो अब जल्दी से ये वाला करो। देखो, the times taken by students to get up in the morning can be modeled by a normal distribution with mean 26.4 and standard deviation 3.7। अच्छा, for a random sample of 350 students, find the number of students who would expected to take longer than this। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, हम निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला से आ जाता है। अभी आप निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर बच्चे बाद में निकालते हैं। स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। वुड टू टेक लॉन्गर बोला है तो ग्रेटर होगा। एक्स की वैल्यू 20 होगी। जी बताओ जरा कितना आता है? -1.73। तो आपके पास ग्रेटर है, कौन सा आंसर करोगे? चेक करो जरा कितनी आती है। 0.9582। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने की उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, इसकी मदद से आ जाएगा। देखो कैसे, देखना गौर से। 0.9582 इज द प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मल्टीप्लाई करो।
सो 335 और 336 स्टूडेंट्स। कोई भी आंसर दे दो, सही है, कोई मसला नहीं है इसमें। है ना, प्रोबेबिलिटी की हेल्प से और टोटल की हेल्प से नंबर ऑफ स्टूडेंट बता सकते हो ना जिनकी ये प्रोबेबिलिटी है। तो ज़्यादा बच्चों की प्रोबेबिलिटी है ना, 0.9582 ज़्यादा वैल्यू होती है 1 के करीब। टोटल 1 तो पूरे पूरे 350 बच्चे हो जाएंगे। चलो अब ज़रा लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, फिर नेक्स्ट फॉरवर्ड वर्किंग से रिवर्स पे चले जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो। अभी ये वाला लास्ट क्वेश्चन करना है। अब इसमें बोला देखो, बायनोमियल है, जो सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 25 एंड 30। अब आपको जी की एक वैल्यू लेनी पड़ेगी या दो लेनी पड़ेंगी? दो वैल्यूज ले लो। ये स्टैंडर्ड डिविएशन 4.5 लिखिए बेटा। बिटवीन बोला ना, बिटवीन का मतलब रेंज है ना, 25 एंड 30 इज द रेंज। हाँ बेटा, 4.5 का क्या करोगे ये बताओ? डिवाइड नहीं करेंगे, रूट लेंगे। अब जी की वैल्यू बताओ कितनी आती है इधर? चेक करो ये दोनों वैल्यू सही है? अब आ जाओ जरा इसकी डायग्राम बनाते हैं। अब बेटा मुझे ये आंसर चाहिए, तो मुझे अगर ये वाली वैल्यू मिल जाए तो मैं आंसर इजीली निकाल लूंगा। तो इस वाली पे वर्किंग करो, ऐसे देखो। इसलिए आपको वो केसेस पढ़ाए गए थे। तो इसके लिए पहले 1.556 पे वैल्यू निकालना है। तो पहले तो ये निकाल लो, कितनी हो गई? 9394 प्लस 0.006, नहीं 7, जो कि 1 माइनस 0.9401, 0.0599। ठीक है, अब 8014 की निकालो जरा। 0.8 0 1 पे निकाल लो, 0.801 पे निकाल लो। कितनी आती है जरा बताना मुझे। फिर ये नंबर कितना आया था तुम्हारा? नंबर मुझे बताओ जरा दोबारा से, कितना था? 8014 था ना ये? तो इसको 80
1 4 पे कैलकुलेटर से निकालना, तो वहां से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, तो 801 पे करके निकाल लो। 0.80 1 पे कितना है 3। जो हो गई 0 पॉइंट, अब 0.7884 में से माइनस कर दो 0.0599। वैल्यू आ जाएगी 0.7285। कैलकुलेटर से निकालोगे और एक्यूरेसी से आ जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन आज यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो कल होगी उसमें हम रिवर्स वर्किंग शुरू करेंगे ये वाली। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम